फिलर फॉर्म। आई एम अलीम अख्तर, सोशियोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। सो अभी हम लोग कार्ल मार्क्स के कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे आज। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आप लोग कंफर्म करिए वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं। कंफर्म दैट वॉइस एंड पीपीटी क्लियर और नॉट। ठीक ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। तो जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव में जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है उनसे आप कांटेक्ट करिए और बोलिए कि जल्द से जल्द ज्वाइन करें। और मेरा रेफरल कोड अलीम10 यूज कर सकते हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है उनके लिए है ये। अब ये सारे कोर्सेज पे अप्लाई होता है, ऑल कोर्सेज पे अप्लाई होता है ये। ये रेफरल कोड जो है ये ऑल कोर्सेज पे अप्लाई होता है, चाहे आप पेपर फर्स्ट के लिए लेते हैं चाहे सेकंड पेपर के लिए लेते हैं। ठीक, हमारे पास तकरीबन 13 सेकंड पेपर पेपर 2 के कोर्सेज मौजूद हैं, जो कि इंडिया में फर्स्ट ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 13 कोर्सेज जो है वो आपको ऑफर किए जाते हैं। ठीक, तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं अभी। और हमारी जो क्लासेज होती हैं वो डेली जो है वो 3 PM पे होंगी। ये आप लोग नोट कर लीजिए, बार बार आपको नहीं बताया जाएगा ये। 3 PM पे डेली क्लासेस होंगी। इन केस अगर 3 PM पे नहीं हो पाती हैं तो 8 PM पे क्लासेस होंगी। ठीक, लेकिन डेली आपकी 3 PM पे होती हैं। ये किसी भी केस में अगर क्लासेस नहीं हो पा रही हैं तब का ही है ये, कि तब जो है क्लासेस कब होंगी, 8 PM पे होंगी। वन मिनट।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कल कार्ल मार्क्स पार्ट 1 किया था हम लोगों ने, आज पार्ट 2 करने वाले हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट किए थे कल, जैसे एलिनेशन के कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया था, मोड्स, रिलेशंस एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किया था। आगे देखते हैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम लोगों को करने हैं। तो सबसे पहले आता है क्लास कॉन्शियसनेस, वर्ग चेतना। क्लास कॉन्शियसनेस यानी कि वर्ग चेतना। According to Marx, workers first become conscious of sharing common grievances against capitalists, thus forming a class in itself. ठीक। According to Marx, worker first become conscious of sharing common grievances against capitalists. पहले जो है वो शेयर करना शुरू करते हैं, अपने जो कॉमन ग्रीवेंसेज होते हैं, जो शिकायतें होती हैं, वो एक दूसरे से, अपने फेलो वर्कर से वो शेयर करना शुरू करते हैं, जो भी कैपिटलिस्ट के खिलाफ उनके माइंड में आती हैं। तो इससे क्या बनता है, जब वो अपने कॉमन ग्रीवेंसेज को, कॉमन जो शिकायतें हैं उनको शेयर करने लगते हैं, तो इससे क्या बनता है, इससे जो है क्लास इन इटसेल्फ बनता है। ठीक। क्लास कॉन्शियसनेस में सबसे पहला जो कॉन्शियसनेस आता है वो ऐसे आता है कि जो भी आपस की शिकायतें होती हैं कैपिटलिस्ट के खिलाफ, वो हम आपस में बात करना पहले शुरू करते हैं। तो ये क्या है, क्लास इन इटसेल्फ बनता है इससे। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, वर्कर फर्स्ट बिकम कॉन्शियस ऑफ शेयरिंग कॉमन ग्रीवेंसेस अगेंस्ट कैपिटलिस्ट, thus forming a class in itself. वर्ग चेतना क्या है, मार्क्स के अनुसार श्रमिक पहले पूंजीपतियों के खिलाफ आम शिकायतों को साझा करते हैं, यानी कि आपस में ये पहले आम शिकायतों को साझा करते हैं। आपने देखा होगा कहीं पे भी आप रहते हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अगर किसी, मतलब जो आपसे ऊपर की पोस्ट के लोग हैं उनके खिलाफ आपको कोई शिकायत होती है, पहले आप आपस में बात करते हैं। ठीक। सो एक इसी तरह पूंजीपति समाज में जो है, जो श्रमिक होते हैं वो आपस में जो भी उनकी शिकायतें होती हैं आपस में पहले बात करना शुरू करते हैं, और उससे एक वर्ग डेवलप होता है, जिसको कार्ल मार्क्स ने कहा है स्वयं में एक वर्ग। ठीक। स्वयं में एक वर्ग। ठीक। तो सबसे पहले कॉन्शियसनेस, वर्ग चेतना या क्लास कॉन्शियसनेस दो तरह की होती है, एक क्लास इन इटसेल्फ, एक क्लास फॉर इटसेल्फ। ठीक। तो वर्ग चेतना दो तरह की होती है, स्वयं में एक वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग। ठीक। तो स्वयं में वर्ग क्या होता है, मार्क्स के अनुसार श्रमिक पहले पूंजीपतियों के खिलाफ आम शिकायतों को साझा करने के प्रति सचेत हो जाते हैं, यानी कि लोग आपस में शिकायतों को साझा करना शुरू कर देते हैं। इसी को मार्क्स ने कहा है स्वयं में वर्ग, यानी कि स्वयं का ही वर्ग डेवलप कर रहे हैं लोग। ठीक। नेक्स्ट आता है इवेंचुअली डेवलप एन अवेयरनेस ऑफ देमसेल्फ एज फॉर्मिंग अ सोशल क्लास अपोज टू द बार्जोजीज, दैट बिकमिंग अ क्लास फॉर इटसेल्फ। उसके बाद धीरे धीरे क्या है, जब वो शिकायतों को साझा करने लगते हैं तो एक क्लास डेवलप कर ले जाते हैं। किसके लिए, बार्जोजी या कैपिटलिस्ट जो है उनके खिलाफ एक आप क्लास डेवलप कर ले जाते हैं, धीरे धीरे बात करते करते। ठीक है, लोग जुड़ते जाते हैं आपके साथ कि हाँ हमारी भी यही शिकायतें हैं, फिर धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते एक क्लास डेवलप हो जाती है। इसी को कार्ल मार्क्स ने कहा है क्लास फॉर इटसेल्फ, या आप ठीक, इसी को कार्ल मार्क्स ने दस बिकमिंग अ क्लास फॉर इटसेल्फ, दैट इज प्रोलिटेरिएट, द प्रोलिटेरिएट। ठीक। सो अंततः पूंजीपति वर्ग के विरोध में एक सामाजिक वर्ग बनाने के रूप में स्वयं के बारे में जागरूकता विकसित करते हैं। ठीक। सो पूंजीपति वर्ग के विरोध में एक सामाजिक वर्ग बनाने के रूप में स्वयं के बारे में जागरूकता विकसित करते हैं। इस प्रकार, यानी कि पहले आप धीरे धीरे शिकायतें करना शुरू कर देते हैं, शिकायतें करते करते क्या होता है, आपका एक वर्ग बन जाता है, लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं और एक वर्ग बना लेते हैं। ये जो वर्ग बनता है ये कैसे, जागरूकता की वजह से बनता है। कि सारे लोगों की एक ही शिकायतें हैं पूंजीपति के खिलाफ, फिर ये क्या करते हैं, पूंजीपति के खिलाफ ये पूरा पूरा वर्ग ही डेवलप कर लेते हैं, जिसको कार्ल मार्क्स ने स्वयं के लिए वर्ग कहा है। ठीक। स्वयं के लिए वर्ग कहा है, जिसको सर्वहारा वर्ग कहा जाता है, जिसको सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। ये कई बार आपने सुना होगा, कार्ल मार्क्स ने दो क्लास कॉन्शियस की बात की है, क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ। अभी तक आपके माइंड में ये कंफ्यूजन रहा होगा कि क्लास इन इटसेल्फ या क्लास फॉर इटसेल्फ क्या है। ठीक।
सो अब आपको समझ में आ गया होगा क्लास इन इटसेल्फ क्या होता है या क्लास फॉर इटसेल्फ क्या होता है। स्वयं में वर्ग या स्वयं के लिए वर्ग, दोनों में क्या फर्क है आपको समझ में आ गया। Class consciousness is a historical phenomena born out of collective struggle। तो क्लास कॉन्शियसनेस क्या है, एक हिस्टोरिकल फिनोमेना है जो कलेक्टिव स्ट्रगल के जरिए आता है। क्लास कॉन्शियसनेस क्या है, एक हिस्टोरिकल फिनोमेनन है जो किसके जरिए आता है, ये कलेक्टिव स्ट्रगल के जरिए आता है। ठीक, वर्ग चेतना एक ऐसी ऐतिहासिक परिघटना है जो सामूहिक संघर्ष से पैदा हुई है या होती है। तो वर्ग चेतना क्या है, एक ऐतिहासिक परिघटना है जो सामूहिक संघर्ष से पैदा होती है। जब एक समूह पूरा संघर्ष करना शुरू कर देता है, सामूहिक तरीके से संघर्ष होता है, तब वर्ग चेतना की पैदाइश होती है, वर्ग चेतना पैदा होती है। ठीक, नेक्स्ट आता है फॉल्स कॉन्शियसनेस। अब ये फॉल्स कॉन्शियसनेस कब डेवलप होता है? फॉल्स कॉन्शियसनेस कब डेवलप होता है? False consciousness denotes people's inability to recognize inequality। जब लोग जो है इनइक्वलिटी को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते हैं, उनको लगता ही नहीं है कि उनके खिलाफ इनइक्वलिटी हो रही है, उनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है या उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जब लोग जो है इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते हैं, यानी कि जो वर्कर हैं वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते हैं कि कैपिटलिस्ट उनके अगेंस्ट जो है इनइक्वलिटी कर रहा है, उनका ऑपरेशन कर रहा है या उनका उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, ये किसी के पास ये एबिलिटी होती ही नहीं, मतलब वो इतना समझने की शक्ति ही नहीं होती उनके अंदर। ठीक, तभी फॉल्स कॉन्शियसनेस डेवलप होता है। फॉल्स कॉन्शियसनेस डिनोट्स पीपल्स इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज इनइक्वालिटी, ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन in a capitalist society because of the prevalence within it of views that naturalize and legitimize the existence of social class। ये क्यों होता है, क्यों आपके पास ऐसी, ये पांचवी क्लास है हमारी रेगुलर क्लासेस में, ये पांचवी क्लास है। ठीक है, इमाइल डर्कीन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अभी फिलहाल हम लोग कार्ल मार्क्स का पार्ट 2 कर रहे हैं। तो इमाइल डर्कीन में हम लोगों ने 3 क्लासेस किए हैं, 2 क्लास हमारी आज की लेकर 2 क्लास कार्ल मार्क्स की भी हो चुकी है। ठीक, सो इनइक्वालिटी, ऑपरेशन, एक्सप्लॉयटेशन रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि इसको नेचुरलाइज कर दिया गया है, लेजिटिमाइज कर दिया गया है। उनकी कंपनी है तो वो आपके खिलाफ ये करेंगे, उनकी कंपनी है तो आपको एक्सप्लॉइट करेंगे। उनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की जो ओनरशिप है, यानी कि ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन है, ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो वो आपको एक्सप्लॉइट करेंगे। इसको नेचुरलाइज कर दिया गया, मतलब जाहिर सी बात है कि ऐसा करेंगे वो, क्योंकि उन्हीं का तो है सब कुछ। ठीक, उसको लेजिटिमाइट कर दिया जाता है। ठीक, तो इसी वजह से फॉल्स कॉन्शियसनेस डेवलप होती है। सारे लोगों का यही मानना होता है। ठीक, उनकी कंपनी है, उनकी फैक्ट्री है, उनके पास रॉ मटेरियल है, तो हम लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे ही, इनइक्वालिटी होगी ही हमारे खिलाफ, ऑपरेशन हमारा होगा ही, क्योंकि हमारे पास नहीं है। इसको लेजिटिमाइज कर दिया जाता है किसी भी तरीके से। ठीक, तो इसी को क्या कहा जाता है, फॉल्स कॉन्शियसनेस। झूठी चेतना क्या है? झूठी चेतना एक पूंजीवादी समाज में असमानता, उत्पीड़न और शोषण को पहचानने में लोगों की अक्षमता को दर्शाती है। यानी कि लोगों के पास ये क्षमता ही नहीं रह जाती है कि वो अपने खिलाफ जो भी असमानताएं हो रही हैं, उनका जो उत्पीड़न हो रहा है या उनका जो शोषण हो रहा है, उसको समझ सकें। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके खिलाफ असमानताएं हो रही हैं, उत्पीड़न हो रहा है या शोषण हो रहा है। क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं वो समझ पाते हैं? क्योंकि ये जो है समाज, हमारा जो समाज है, हमारा समाज इस चीज को स्वाभाविक बना देता है और वैध बना देता है कि भाई उनके पास फैक्ट्री है, उनके पास कारखाने हैं, उनके पास कच्चे माल हैं, ये सारी चीजें हैं, तो फिर वो आपको एक्सप्लॉइट तो करेंगे ही, आपका उत्पीड़न तो करेंगे ही, आपके आपके और उनमें उनके बीच में असमानता तो रहेगी। ये इसको नेचुरलाइज कर दिया जाता है। कभी कभी धर्म का भी सहारा लिया जाता है इसके जरिए कि गॉड ने आपको इसी पे रखा है, इतना ही दिया है, इसीलिए उनके पास ज्यादा है, गॉड ने उनको ज्यादा दिया है, इसीलिए वो आपका उत्पीड़न कर रहे हैं या शोषण कर रहे हैं। तो इसी को, ये जो एक चेतना डेवलप हो जाती है सारे लोगों में, सारे श्रमिक वर्ग में, तो इसी को झूठी चेतना का नाम दिया है कार्ल मार्क्स ने। ठीक,
स्टेजेस ऑफ मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। अब मोड्स ऑफ प्रोडक्शन के स्टेजेस क्या हैं, इसकी क्रोनोलॉजी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई आपसे। इसकी क्रोनोलॉजी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई आपसे और अक्सर पूछी जाती है, तो आपको इसकी क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए। ठीक, स्टेजेस ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन के इसके क्रम जो है बहुत बार पूछे गए एग्जाम में। उत्पादन के तरीके के चरण क्रम वाइज जो है बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में। तो सबसे पहला जो मोड ऑफ प्रोडक्शन आता है, सबसे पहला स्टेज जो है वो है एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले है एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन का एशियाई तरीका, उत्पादन का एशियाई तरीका। दूसरा आता है प्रिमिटिव कम्युनलिज्म, कम्युनिज्म। दूसरा आता है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, जिसको ट्राइबल मोड ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म को ही ट्राइबल मोड ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। प्रिमिटिव कम्युनिज्म को ही ट्राइबल मोड ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। आदिम साम्यवाद को ही जनजातीय उत्पादन पद्धति कहा जाता है। तो ये दोनों एक ही स्टेज है, आप दोनों को अलग अलग मत रखिएगा। आदिम साम्यवाद और जनजातीय उत्पादन पद्धति ये दोनों एक ही चरण है, दोनों को अलग अलग नहीं रखना है। दोनों एक दूसरे के लिए अलग अलग जगह पे यूज किए जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले है एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा है प्रिमिटिव कम्युनिज्म और ट्राइबल मोड ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन का एशियाई तरीका ये पहला चरण है। दूसरा चरण है आदिम साम्यवाद, जिसका दूसरा नाम है जनजातीय उत्पादन पद्धति। ठीक, और तीसरा चरण या तीसरा स्टेज क्या है, स्लेवरी। तीसरा स्टेज क्या है, स्लेवरी। स्लेवरी को दूसरा क्या कहा जाता है, एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन। तीसरा है स्लेवरी, जिसको एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। तो दोनों नाम आपको याद रखना है। जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपसे दोनों नाम दिया, आपको दोनों नाम दिया रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। एक ही नाम दिया रहता है अक्सर, ठीक, कंफ्यूज करने के लिए आपको। तो स्लेवरी, एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, गुलामी या उत्पादन के प्राचीन तरीके, ये तीसरा चरण है। ठीक, चौथा चरण, चौथा स्टेज क्या है, फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म को स्टेट मोड ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। फ्यूडलिज्म को स्टेट मोड ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। सामंतवाद, सामंतवाद को संपदा उत्पादन का तरीका कहा जाता है। ठीक, पांचवा स्टेज क्या है, कम्युनलिज्म और सोशलिज्म। कम्युनिज्म को ही सोशलिज्म कहा जाता है, सोशलिज्म मोड ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक, सो दोनों नाम आपको याद रखने। पांचवा चरण क्या है, सांप्रदायिकता या समाजवाद उत्पादन का तरीका। ठीक, तो एक बार और फिर से देख लीजिए आप कौन कौन सा स्टेज है। सबसे पहले है एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा है प्रिमिटिव कम्युनलिज्म, जिसका दूसरा नाम है ट्राइबल मोड ऑफ प्रोडक्शन। तीसरा है स्लेवरी, जिसका दूसरा नाम है एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन। चौथा है फ्यूडलिज्म, जिसका दूसरा नाम है स्टेट मोड ऑफ प्रोडक्शन। और पांचवा है कम्युनलिज्म, जिसका दूसरा नाम है सोशलिज्म मोड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, सो हिंदी में देख लेते हैं। पहला चरण है उत्पादन का एशियाई तरीका, दूसरा चरण है आदिम साम्यवाद, जिसका दूसरा नाम है जनजातीय उत्पादन पद्धति। ठीक, तीसरा चरण है गुलामी और उत्पादन का प्राचीन तरीका। चौथा चरण है सामंतवाद, संपदा उत्पादन का तरीका। पांचवा चरण है सांप्रदायिकता या समाजवाद उत्पादन का तरीका। ठीक, तो ये स्टेजेस आपको क्रम वाइज याद रखना है, क्रोनोलॉजी आपको याद रखना है इसकी, इसकी क्रोनोलॉजी आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है क्लास कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्लास कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि वर्ग संघर्ष। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी फर्स्ट डेवलप बाय कार्ल मार्क्स। तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी हमने कल पढ़ा है कि फाउंडर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है ये। ठीक, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी फर्स्ट डेवलप बाय कार्ल मार्क्स इज अ थ्योरी दैट सोसाइटी इज इन अ स्टेट ऑफ परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट। इसका क्या मतलब है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का क्या मतलब है, सोसाइटी जो है हमेशा कॉन्फ्लिक्ट मोड में रहती है। सोसाइटी हमेशा कॉन्फ्लिक्ट मोड में ही रहती है बिकॉज ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। ठीक, रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं और उन्हीं रिसोर्सेज के कंपटीशन में ही हमेशा सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। ठीक, रिसोर्सेज के बारे में गांधी जी ने एक बात कही थी, आपको अगर पता हो, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है और मुझे लगता है कि ये 9th या 10th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या कहते हैं गांधी जी, वी हैव रिसोर्सेज
to fulfill our need. We have resources to fulfill our need, but not our greed. ये एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, मुझे याद नहीं है, शायद 9th या 10th दोनों की ज्योग्राफी में आप देखेंगे, रिसोर्सेज करके एक चैप्टर है, उसकी पहली लाइन यही है, ठीक, वी हैव रिसोर्सेज टू फुलफिल आवर नीड्स बट नॉट आवर ग्रीड्स, यानी कि हमारी जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए हमारे पास इनफ रिसोर्सेज हैं, वी हैव इनफ रिसोर्सेज ही होगा, ठीक है, हमारे पास इनफ रिसोर्सेज हैं कि हम अपनी नीड्स को पूरा कर लें, लेकिन हम अपनी लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास इतना रिसोर्सेज नहीं है, ये गांधी जी का कहना है, ठीक, ये एग्जाम में पूछा गया है 2 बार, इसीलिए मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक। सो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि क्योंकि सोसाइटी में जो है एक लिमिटेड रिसोर्सेज है और उन रिसोर्सेज को पाने के लिए हमेशा कंपटीशन चलता रहता है, और कंपटीशन चलेगा तो जाहिर सी बात है सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी फर्स्ट डेवलप्ड बाय कार्ल मार्क्स is a theory that society is in a state of perpetual conflict because of competition for limited resources, ठीक। वर्ग संघर्ष क्या है? संघर्ष सिद्धांत सबसे पहले कार्ल मार्क्स द्वारा विकसित किया गया है, एक सिद्धांत है, एक ऐसा सिद्धांत है कि सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण समाज निरंतर संघर्ष की स्थिति में रहता है। क्यों रहता है निरंतर संघर्ष की स्थिति में? क्योंकि समाज में जो संसाधन है वो सीमित है, और उन संसाधनों को पाने के लिए हमेशा प्रतिस्पर्धा जारी रहती है समाज में, और जब भी प्रतिस्पर्धा जारी रहेगी तो हमेशा समाज संघर्ष की स्थिति में रहेगा, क्योंकि गांधी जी ने कहा है कि हमारे पास इतने संसाधन है कि हम अपनी जरूरत को पूरा कर लें, लेकिन इतने संसाधन नहीं है कि हम अपनी लालच को पूरा कर पाए, ठीक। Conflict theory holds that social order is maintained by domination and power rather than by consensus and conformity. Conflict theory क्या कहती है कि जो सोशल ऑर्डर मेंटेन होता है सोसाइटी में वो कंफर्मिटी और कंसेंसस के जरिए नहीं मेंटेन होता है। ये कौन मानता है कि सोशल ऑर्डर जो सोसाइटी में मेंटेन होता है वो कंसेंसस एंड कंफर्मिटी के जरिए होता है? ये फंक्शनलिस्ट मानते हैं। ये जो है सोशल ऑर्डर सोसाइटी में जो मेंटेन हो रहा है वो कंसेंसस एंड कंफर्मिटी की वजह से हो रहा है। ये कौन मानता है? ये फंक्शनलिस्ट मानते हैं, फंक्शनलिस्ट मानते हैं ये, ठीक। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को मानने वाले जो हैं वो कहते हैं कि सोशल ऑर्डर सोसाइटी में इसलिए मेंटेन रहता है डोमिनेशन की वजह से, ठीक। एक डोमिनेट करता है ओवर अदर, वन डोमिनेट ओवर अदर, दैट्स व्हाई सोशल ऑर्डर इज मेंटेन्ड इन सोसाइटी, ठीक। सोसाइटी में सोशल ऑर्डर इसी वजह से मेंटेन रहता है क्योंकि वहां पे डोमिनेशन होता है, ना कि कंसेंसस और कंफर्मिटी की वजह से। दे फील्स एंटागोनिज्म, ये एक दूसरे से मतलब दुश्मनी महसूस करते हैं, ठीक। एक दूसरे से एंटागोनिज्म मतलब दुश्मनी महसूस करना, ठीक। यानी कि जो डोमिनेटेड क्लास है, जो डोमिनेट कर रही है और जिनके ऊपर डोमिनेशन किया जा रहा है, दोनों के बीच में एंटागोनिज्म होता है, ठीक। संघर्ष सिद्धांत मानता है कि सामाजिक व्यवस्था आम सहमति और अनुरूपता के बजाय, यानी कि आम सहमति और अनुरूपता से ही सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है, ऐसा नहीं मानता है संघर्ष सिद्धांत। ये दोनों कौन मानते हैं? ये प्रकार्यवादी लोग मानते हैं इसको, कि यहाँ पे आम सहमति और अनुरूपता की वजह से ही समाज में व्यवस्था बनी रहती है। लेकिन संघर्ष सिद्धांत ये नहीं मानता है, वो मानता है कि समाज जो है प्रभुत्व और शक्ति द्वारा अपनी व्यवस्था को बनाए रखता है, ठीक। संघर्ष सिद्धांत मानता है कि सामाजिक व्यवस्था आम सहमति और अनुरूपता के बजाय प्रभुत्व और शक्ति द्वारा बनाए रखी जाती है। वो शत्रुता महसूस करते हैं, यानी कि जो दोनों क्लास है, जो मतलब प्रभुत्व बनाए हुए है और जिसके ऊपर प्रभुत्व बनाया जा रहा है, दोनों के बीच में एक शत्रुता होती है, ठीक। ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी मानता है। क्लास स्ट्रगल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष। अब ये वर्ग संघर्ष या क्लास स्ट्रगल क्या है? कार्ल मार्क्स एंड फ्रीडरिच एंजल्स सेज दैट for most of history there has been a struggle between those two classes, यानी कि फ्रेडरिच एंजल एंड मार्क्स दोनों ये मानते हैं कि हमेशा
दो क्लासेस के बीच में स्ट्रगल जारी रहता है। आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जितनी भी हिस्ट्री हुई है वो क्यों क्यों हुई है, क्योंकि दो क्लासेस के बीच में हमेशा स्ट्रगल जारी रहता है। ठीक, दिस स्ट्रगल इज नोन एज क्लास स्ट्रगल। इसी स्ट्रगल को उन्होंने नाम दिया है क्लास स्ट्रगल का। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स कहते हैं कि अधिकांश इतिहास में इन दो वर्गों के बीच में संघर्ष रहा है। यानी कि दो वर्ग के बीच में अधिकांश इतिहास अगर आप देखेंगे तो उन इतिहास में आप क्या पाएंगे कि दो वर्ग के बीच में हमेशा संघर्ष रहा है, और इसी संघर्ष को इन दोनों ने क्या कहा है, वर्ग संघर्ष का नाम दिया है। इसी संघर्ष को इन दोनों ने वर्ग संघर्ष का नाम दिया है। ठीक, पोलराइजेशन ऑफ हैव्स एंड हैव नॉट्स। हमेशा जो है पोलराइजेशन ऑफ हैव्स एंड हैव नॉट्स होता है, यानी कि हैव्स अलग अपना एक वर्ग बना लेते हैं और हैव नॉट्स अपना अलग वर्ग बना लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा पोलराइजेशन ऑफ हैव्स एंड हैव नॉट्स होता है। जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, दोनों लोगों के बीच में हमेशा ध्रुवीकरण होता है। ठीक, दोनों लोगों का हमेशा ध्रुवीकरण होता है। ठीक, द हिस्ट्री ऑफ, ये कोटेशन है कार्ल मार्क्स की जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। यही क्लास स्ट्रगल से रिलेटेड ये कोटेशन है, ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है। ठीक, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथरटो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। यानी कि जितनी भी एग्जिस्टिंग सोसाइटी की हिस्ट्री है वो किस चीज की हिस्ट्री है, वो क्लास स्ट्रगल की ही हिस्ट्री है। ये कोटेशन कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथरटो एग्जिस्टिंग सोसाइटीज इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। यानी कि अब तक के जितने समाज हैं उनका अगर इतिहास देखेंगे तो उनके बीच में किस चीज का इतिहास है, वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। ठीक, तो ये याद रखिएगा आप। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी, सेकंड एज फेयर्स। ठीक, सो ये भी कोटेशन एग्जाम कार्ल मार्क्स की, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है कई बार। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, कार्ल मार्क्स ने कहा हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है। फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी, सेकंड एज अ फेयर्स। ठीक, इतिहास खुद को दोहराता है, पहले एक त्रासदी के रूप में, दूसरा एक प्रहसन के रूप में। ठीक, इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में, दूसरा प्रहसन के रूप में। कैपिटलिज्म कंटेन्स, ये भी कोटेशन है कार्ल मार्क्स की, और ये भी पूछी जाती है एग्जाम में कि किसने कहा था कैपिटलिज्म कंटेन्स द सीड्स ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन। यानी कि कैपिटलिज्म के पास अपने खुद की बर्बादी की एक सीड है। ठीक, एक बीज है। पूंजीवाद में स्वयं के निराश की बीज है, विनाश की एक बीज निहित है। ठीक, यानी कि पूंजीवाद के पास खुद एक बीज है जो उसको विनाश तक ले जाएगा। ठीक, कैपिटलिज्म कंटेन्स द सीड्स ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन। पूंजीवाद में स्वयं के विनाश के लिए एक बीज निहित है। ठीक, तो ये सारे कोटेशन आपको याद रखना है। पहली है द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथरटो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। दूसरा है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी, सेकंड एज अ फेयर्स। ठीक, कैपिटलिज्म कंटेन्स द सीड्स ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन। ठीक, अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहले एक त्रासदी के रूप में, दूसरा एक प्रहसन के रूप में। पूंजीवाद में स्वयं के विनाश की एक बीज निहित है। ठीक, नेक्स्ट आता है कमोडिफिकेशन, वस्तुकरण। द सबऑर्डिनेशन ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक रियल्म टू द लॉजिक ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक, क्या है, प्राइवेट एंड पब्लिक रियल्म का सबऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक रियल्म टू द लॉजिक ऑफ कैपिटलिज्म। पूंजीवाद के तर्क के लिए निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की अधीनता। ठीक, इन दिस लॉजिक such things as friendship, knowledge, women, etc. are understood only in terms of their monetary value. अब यहाँ पे इस लॉजिक में आप देखेंगे तो कैपिटलिज्म में ये जो चीजें हैं जैसे कि फ्रेंडशिप है, नॉलेज है, विमेन है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं कि इनसे हमको एक मॉनेटरी वैल्यू, क्या फायदा मिलता है हमको। ठीक, आप फ्रेंडशिप उसी से करेंगे जिससे आपको कोई फायदा मिलने वाला है। तो सारी चीजें अब कम्युनिटी के बेस पे देखी जाती है। ठीक, सो सारी चीजें अब क्या हो चुकी हैं, कमोडिफाई हो चुकी हैं। कमोडिफाई मतलब किसी चीज को एक ऐसी चीज बना देना जो बिकने वाली चीज हो। ठीक, सो फ्रेंडशिप है, नॉलेज है, विमेन है, ये सारी चीजों को कैसे समझा जाता है, एक मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से ही
समझा जाता है। इस तर्क में मित्रता, ज्ञान, स्त्री आदि जैसी बातों को उनके मौद्रिक मूल्य के रूप में ही समझा जाता है। तो उनके मौद्रिक रूप में ही समझा जाता है। ठीक, इसी को क्या कहा जाता है? वस्तुकरण कहा जाता है। मित्रता है, ज्ञान है, स्त्री है, इन सबको जो है मौद्रिक मूल्य के रूप में ही देखा जाता है। In this way, they are no longer treated as things with intrinsic worth but as commodities। तो एक जो है, अब इनको जो है एक ऐसी चीज नहीं समझा जाता है जिसका कोई आंतरिक मूल्य हो, जिनका कोई मतलब अंदर का मूल्य हो, पैसा ना देखा जाता हो, बल्कि एक दूसरा मूल्य है। ठीक, जिसको हम इंट्रिंसिक मूल्य कहा, इंट्रिंसिक वर्थ कहते हैं जिसको। ठीक, इंट्रिंसिक वर्थ यानी कि आप उसको मॉनेटरी वैल्यू में नहीं बल्कि इंट्रिंसिक वर्थ में या इंट्रिंसिक वैल्यू में देखते हैं। ठीक, सो हम चीजों को अब जो है एक उसके इंटरनल वैल्यू के बेस पे नहीं देखते हैं, बल्कि एक कमोडिटी के बेस पे देखते हैं। ठीक, इस तरह उन्हें अब आंतरिक मूल्य वाली वस्तुओं के रूप में नहीं बल्कि वस्तुओं के रूप में देखते हैं। यानी कि ऐसी वस्तु नहीं मानते हैं हम ये जो मित्रता है या मित्रता है, ज्ञान है या स्त्री है, इन सारी चीजों को हम उसके आंतरिक मूल्य से नहीं देखते हैं बल्कि एक पैसे के रूप में, एक वस्तु के रूप में देखने लगे। ठीक, इसी को वस्तुकरण या कमोडिफिकेशन कहा जाता है। कमोडिफिकेशन ऑफ लेबर, श्रम का वस्तुकरण। अब कमोडिफिकेशन ऑफ लेबर कैसे हुआ है, श्रम का वस्तुकरण कैसे हुआ है? टिपिकली दिस ऑकर्स व्हेन इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स either either peasants or artisans are expropriated and turned into wage labor। तो जो पीजेंट्स हैं, आर्टिजन्स हैं, वो सब जो है एक पीजेंट लेबर में, वेज लेबर में, एक वेज लेबर में बदल जाते हो, तो इन्हीं को कमोडिफिकेशन ऑफ लेबर कहा जाता है। ठीक, आमतौर पर ये तब होता है जब स्वतंत्र उत्पादकों या तो किसानों या कारीगरों को छीन लिया जाता है और उन्हें उजरती मजदूर बना दिया जाता है। ठीक, यानी कि अब वो क्या कर रहे हैं कि अपनी मजदूर को मतलब पहले क्या है, लोग आमतौर पे उत्पादन किया करते थे, छोटे छोटे पीजेंट्स होते थे, वो आमतौर पे उत्पादन किया करते थे। ठीक, और इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर हुआ करते थे। तो अब वो क्या कर रहे हैं, एक वेज लेबर में कन्वर्ट हो गए, मतलब डेली उनको मजदूरी मिल रही है और वो काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक तरह का कमोडिफिकेशन ऑफ लेबर। ठीक, अब लेबर को भी, उस इंसान को भी हम देख रहे हैं कि हम इतने पैसे में उसको पूरा दिन खरीद सकते हैं काम करवाने के लिए। ठीक, तो आमतौर पर ये तब होता है जब स्वतंत्र उत्पादकों या तो किसानों या कारीगरों को छीन लिया जाता है और उन्हें एक उजरती मजदूर बना दिया जाता है। तो इसी को कहा जाता है श्रम का वस्तुकरण या कमोडिफिकेशन ऑफ लेबर। द रिजल्टिंग वर्कर्स आर फोर्स्ड टू सेल देयर एबिलिटीज फॉर वेजेस। अब जो वर्कर्स हैं, जो यहाँ पे वेज लेबर बन गए हैं, अब इनको फोर्स किया जाता है कि वो अपनी एबिलिटीज को बेचें, किसके लिए? वेजेस के लिए, मजदूरी के लिए। ठीक, पैसे में जो है वो अपनी मेहनत को बेचें। परिणामी श्रमिकों को मजदूरी के लिए अपनी क्षमताओं को बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। यानी कि जो उनकी क्षमता है उसके बदले उनको पैसा मिलता है। किसी बुढ़े को कोई भी नहीं रखेगा काम करने के लिए, क्योंकि वो काम के लायक नहीं है। ठीक, उसको उतना पैसा नहीं दिया जाएगा। ठीक, बल्कि जो ताकतवर लोग होंगे, जिनके पास क्षमता ज्यादा होगी, उसको लोग खरीदते हैं काम करवाने के लिए। तो इस तरह से क्या है, अब उनको भी एक कमोडिटी के तौर पे देखा जाने लगा। जो चीजें खराब होंगी उसको कोई नहीं खरीदता है, जो अच्छी चीजें होती हैं उसको सब खरीदते हैं पैसा देके। तो इसी तरह इसका क्या हो गया, कमोडिफिकेशन ऑफ लेबर हो गया या श्रम का वस्तुकरण हो गया। ठीक, देयर लेबर हैज दस बिकम अ कमोडिटी। अब उनका लेबर जो है या उनकी क्षमता जो है वो एक कमोडिटी बन गई है। एंड अ वर्किंग क्लास हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। और इसी तरह से जो वर्किंग क्लास है वो एग्जिस्टेंस में आ गई। वर्किंग क्लास क्या है? जो वेज लेकर काम करते हैं। ठीक, वर्क फॉर डेली वेजेस। ठीक, इस प्रकार उनका श्रम एक वस्तु बन गया है और एक श्रमिक वर्ग अस्तित्व में आ गया है। ठीक, उनका श्रम क्या है, एक वस्तु बन गया है और इस वजह से एक श्रमिक वर्ग अस्तित्व में आ गया है, जो क्या करता है, पैसे लेकर काम करता है। ठीक,
दूसरा आता है कमोडिटी फेटिसिज्म। फेटिसिज्म कहते हैं जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा मानने लगते हैं, उसकी परस्तिश करने लगते हैं, तो उसी को फेटिसिज्म कहा जाता है। ठीक। इन मार्क्सिस्ट फिलॉसफी द टर्म कम्युनिटी फेटिसिज्म describe the economic relationship of production and exchange as being social relationship that exist among things and not as a relationship that exist among people। ठीक। तो लोगों के बीच में जो जो चीजों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसी को सोशल रिलेशनशिप माना जाता है। ठीक। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग। और जो लोगों के बीच में रिलेशनशिप है उसको कोई वैल्यू नहीं दी जाती है, यानी कि हम चीजों की वैल्यू देने लगते हैं, लोगों की वैल्यू नहीं देते हैं, इसी को कमोडिटी फेटिसिज्म कहा जाता है। ठीक। In Marxist philosophy, the term commodity fetishism describes the economic relationship of production and exchange as being social relationship that exist among things and not a relationship that exists among people। ठीक। वस्तु प्रस्ति क्या है? मार्क्सवादी दर्शन में वस्तु बुत परस्ती शब्द उत्पादन और विनिमय के आर्थिक संबंधों की उन सामाजिक संबंधों के रूप में वर्णित करता है जो चीजों के बीच मौजूद होते हैं, न कि लोगों के बीच। यानी कि सबसे ज्यादा फोकस वस्तु प्रस्तित में क्या होता है, हम जो चीजें हैं उनके बीच में क्या संबंध है उस पर ज्यादा फोकस देते हैं, उनकी ज्यादा वैल्यू करते हैं, उनको ज्यादा महत्व देते हैं, ना कि लोगों के बीच में जो संबंध है उनको ज्यादा महत्व नहीं देते हैं हम लोग। ठीक। इसी को कहते हैं वस्तु प्रस्तिश। नेक्स्ट आता है लॉ। लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स लॉ या कानून क्या होता है? देयर आर थ्री बेसिक एजम्पशंस इन मार्क्सिस्ट थ्योरीज ऑफ लॉज। तो मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ लॉज में तीन बेसिक एजम्पशंस हैं। कानून के मार्क्सवादी सिद्धांत में तीन बुनियादी धारणाएं हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है फर्स्ट दैट लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक फोर्सेज। कार्ल मार्क्स कहते हैं लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक फोर्सेज, यानी कि जो कैपिटलिस्ट हैं उन्होंने ही लॉ को बनाया है, ये उन्हीं का ही प्रोडक्ट है। अब कैपिटलिस्ट ने लॉ को क्यों बनाया है, क्यों वो बनाएंगे लॉ? ठीक। तो आगे देखेंगे हम लोग। पहला एजम्पशन क्या है कार्ल मार्क्स का कि लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक फोर्सेज, लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ कैपिटलिस्ट। ठीक। तो ये याद रखिएगा, लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक फोर्सेज। पहला क्या है? कानून आर्थिक शक्तियों का उत्पाद है, यानी कि जिनके पास आर्थिक शक्तियां हैं उन्होंने ही कानून को बनाया है। अब उन्होंने क्यों कानून को बनाया है आगे देखेंगे, आगे की जो धारणाएं हैं उसमें देखेंगे हम लोग कि उन्होंने कानून को क्यों बनाया है। पहली धारणा क्या है? कानून आर्थिक शक्तियों का उत्पाद है। सेकंड क्या है? लॉ इज कंसीडर्ड टू बी द टूल ऑफ द रूलिंग क्लास टू मेंटेन इट्स पावर ओवर द रूलिंग क्लासेस। ठीक। रूल्ड क्लासेस। ठीक। यानी कि ये एक तरह से टूल है। लॉ क्या है? एक तरह से टूल है जो जिस टूल का इस्तेमाल करके जो रूलर हैं वो रूल करते हैं दूसरे लोगों के ऊपर। ठीक। तो एक टूल के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, एक औजार के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है शासकों वर्ग पर अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए, यानी कि जो जन वर्ग है, जनता वर्ग जो है उनके ऊपर अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए कानून को शासक वर्ग का उपकरण माना जाता है। यानी कि शासक वर्ग जो है वो इस उपकरण का इस्तेमाल करके जनता को अपने कब्जे में रखते हैं, उनके ऊपर शासन करते हैं। ठीक। तो पहला क्या है? लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक फोर्सेज, यानी कि लॉ जो है वो आर्थिक शक्तियों का उत्पादन है। दूसरा क्या है? उन्होंने क्यों बनाया है? क्योंकि वो उसका इस्तेमाल करके दूसरे के ऊपर रूल करते हैं, दूसरे के ऊपर शासन चलाते हैं। तीसरा क्या है? that law will wither away in the future communist society। तो ये जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है ये कार्ल मार्क्स की फ्यूचर सोसाइटी है। कम्युनिज्म जो है, सोशलिज्म कम्युनिज्म क्या है? ये फ्यूचर सोसाइटी है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं जब कम्युनिज्म होगा या सोशलिज्म होगा तब ये जो लॉ है वो खत्म हो जाएगा, वो जो है विदर अवे हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक। अंततः में वो कानून भविष्य के साम्यवादी समाज में समाप्त हो जाएगा। ठीक। समाजवाद जो है ये कार्ल मार्क्स का भविष्य का समाज है, भविष्य का समाज है। ठीक। तो ये कार्ल मार्क्स का भविष्य का समाज है, समाजवाद। और ये कहते हैं समाजवाद में क्या होगा? कानून खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो तीन अजम्पशन बताया है कार्ल मार्क्स ने कानून को लेकर। पहला क्या है कि ये जो है आर्थिक शक्तियों का
उत्पादन है, दूसरा आर्थिक शक्तियों ने या जो शासक वर्ग है उन्होंने इसको क्यों बनाया है, ताकि वो जनता के ऊपर अपना शासन बनाए रख पाए, और तीसरा ये है कि जो साम्यवादी समाज होगा उसमें जो कानून है वो समाप्त हो जाएगा। पहला क्या है कि लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक फोर्सेस, दूसरा क्या है रूरल ने इसको इसलिए बनाया है ताकि वो दूसरों के ऊपर रूल कर पाए, तीसरा क्या है कि जो सोशलिस्ट समाज है या कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी उसमें जो लॉ है वो विदर अवे हो जाएगी, यानी कि खत्म हो जाएगी। ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कम्युनिज्म, साम्यवाद। कम्युनिज्म यानी कि साम्यवाद। अ पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी इज नोन एज कम्युनिज्म। एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के बेस पे हो उसको ही कम्युनिज्म कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक। अ पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी इज नोन एज कम्युनिज्म। ठीक। एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के बेस पे हो उसी को कम्युनिज्म कहा जाता है। मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित एक राजनीतिक व्यवस्था को साम्यवाद के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जो मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित हो उसी को साम्यवाद कहा जाता है। ठीक। मार्क्सिज्म कैन बी कंसीडर्ड एज थ्योरी। मार्क्सिज्म को आप थ्योरी मान सकते हैं, मार्क्सवाद को आप एक सिद्धांत मान सकते हैं। ठीक। जबकि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्क्सिज्म, सो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्क्सिज्म इज नोन एज कम्युनिज्म। ठीक। जब आप मार्क्सिज्म क्या है, एक थ्योरी है, उस थ्योरी का जब आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो उसी को कम्युनिज्म कहा जाता है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्क्सिज्म कुड बी कंसीडर्ड एज कम्युनिज्म। मार्क्सवाद के व्यवहारिक कार्यान्वयन को साम्यवाद माना जाता है, यानी कि जब आप जो है जो मार्क्सवाद जो एक सिद्धांत है उसको आप लागू करते हैं, ठीक, व्यवहारिक कार्यान्वयन को मतलब जो मार्क्सवाद है उसको उसका ही व्यवहारिक कार्यान्वयन करते हैं आप, तो इसी को साम्यवाद माना जाता है। यानी कि उसका जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक, किसी समाज में मार्क्सवाद को जब आप अप्लाई करते हैं तो उसी को साम्यवाद माना जाता है। ठीक। A stateless society where all the people are considered equal and treated equally is known as communism। तो कम्युनिज्म की अलग अलग डेफिनेशन बता रहे हैं हम लोग। ठीक। सो एक ऐसी स्टेटलेस सोसाइटी जहां पे सारे लोगों को इक्वल माना जाता हो और उनको इक्वल ट्रीट किया जाता हो, ऐसी सोसाइटी को कम्युनिज्म कहा जाता है। ठीक, कम्युनिस्ट सोसाइटी कहा जाता है। एक सांविधिक समाज जहां सभी लोगों को समान माना जाता हो, एक सांविधिक समाज जहां सभी लोगों को समान माना जाता हो और समान व्यवहार किया जाता हो उनके साथ, ऐसी सोसाइटी को साम्यवाद कहा जाता है। ठीक, ऐसी सोसाइटी को साम्यवाद कहा जाता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने किया है, उसके बाद हम लोग फिर आपको 5 मिनट दिए जाएंगे क्वेश्चन करने के लिए, आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कार्ल मार्क्स पार्ट 2 आज हम लोगों ने किया है। उसमें हम लोगों ने क्लास कॉन्शियसनेस के बारे में पहले पढ़ा है, वर्क चेतना, जिसमें क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ के बारे में पढ़ा है कि क्या होती है। ठीक, स्वयं में वर्क और स्वयं के लिए वर्क, दोनों चीजें हम लोगों ने वर्क चेतना में पढ़ा है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रोलिटेरिएट क्या होता है या सर्वहारा वर्क कैसे डेवलप होता है। ठीक, दूसरा है फॉल्स कॉन्शियसनेस क्या होता है, जब लोग जो है जो लोगों की एबिलिटी खत्म हो जाती है तो ये सोचने की कि वो ये समझ पाए कि इनइक्वालिटी ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उनके साथ। ठीक, इसी को फॉल्स कॉन्शियसनेस कहा जाता है। झूठी चेतना, जब लोगों की क्षमता खत्म हो जाती है ये समझने की कि उनका शोषण हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है या उनके खिलाफ असमानताएं हो रही हैं, तो इसी को झूठी चेतना कहा जाता है। स्टेजेस ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, जिसमें एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, प्रिमिटिव कम्युनिज्म जिसको ट्राइबल मोड ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक, स्लेवरी एंशियंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, फ्यूडलिज्म स्टेट मोड ऑफ प्रोडक्शन, कम्युनिज्म सोशलिज्म मोड ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा है। उत्पादन का एशियाई तरीका, आदिम साम्यवाद जिसको जनजातीय उत्पादन पद्धति भी कहा जाता है, गुलामी जिसको उत्पादन का प्राचीन तरीका भी कहा जाता है, सामंतवाद जिसको संपदा उत्पादन का तरीका कहा जाता है, सांप्रदायिकता या समाजवाद उत्पादन का तरीका माना जाता है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, वर्ग संघर्ष के बारे में पढ़ा है। ठीक,
क्लास स्ट्रगल के बारे में पढ़ा है, वर्ग संघर्ष के बारे में पढ़ा है। ठीक, पोलराइजेशन ऑफ हैव्स एंड हैव नॉट्स, हैव्स यानी जिनके पास है, जिनके पास नहीं है, उनका ध्रुवीकरण। द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथरटू एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, ये सारी कोटेशन है। अच्छा, क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ को फिर से बता दें, एक मिनट। ठीक है, बता रहे हैं। क्लास इन इटसेल्फ कहते हैं, ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ। क्लास इन इटसेल्फ कहते हैं जब लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं इसके बारे में कि उनके खिलाफ जो है इनइक्वालिटीज हो रही हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या उनका ऑपरेशन हो रहा है, तो इसी को क्लास इन इटसेल्फ कहा जाता है। जब लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे से, यानी कि जो भी शिकायतें हैं उसको एक साथ शेयर करने लग रहे हैं, कॉमन ग्रीवेंसेस जो हैं वो इसको एक साथ शेयर करने लग रहे हैं आपस के लोगों में। ठीक, अब कोई जो है कैपिटलिस्ट की शिकायत कैपिटलिस्ट से तो जाके करेगा नहीं, आपस में लोग बात करते हैं कि हाँ उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनके खिलाफ इनइक्वालिटी हो रही है या उनका जो है ऑपरेशन हो रहा है। ठीक, सो ये जो बात कर रहे हैं इससे एक वर्ग डेवलप होता है जिसको क्लास इन इटसेल्फ कहा जाता है। ठीक, और क्लास फॉर इटसेल्फ क्या है? जब आप पूरा पूरा एक वर्ग डेवलप कर ले रहे हैं जो इसके खिलाफ, जो कैपिटलिस्ट के खिलाफ चला जाता है। ठीक, जो कैपिटलिस्ट के खिलाफ एंटोगनिज्म महसूस करने लगता है, तो वो क्या है? एक तरह का क्लास फॉर इटसेल्फ है। तो क्लास इन इटसेल्फ क्या है? जब आप सिर्फ बात कर रहे हैं। ठीक, जो कॉमन ग्रीवेंसेज हैं, जो शिकायतें हैं कि उनके खिलाफ इनइक्वालिटी हो रही है, ऑपरेशन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये जो बात कर रहे हैं, ये बात करना ही क्लास इन इटसेल्फ है। जब आप एक वर्ग पूरा पूरा, एक क्लास पूरा पूरा डेवलप कर ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? क्लास फॉर इटसेल्फ हो जाएगा। ठीक, क्लास स्ट्रगल कर चुके हम लोग, सारे कोटेशन कर चुके हैं जो भी कार्ल मार्क्स के हैं। उसके बाद क्या आता है? कमोडिफिकेशन, वस्तुकरण, कमोडिफिकेशन ऑफ लेबर, श्रम का वस्तुकरण। ठीक, उसके बाद आता है कमोडिटी फेटिसिज्म, वस्तु प्रस्ती। लॉ, कानून के बारे में हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ी हैं कि कानून क्या है? इज द प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक फोर्सेस, आर्थिक शक्तियों का उत्पाद है। दूसरा क्या है? ये जो है, जो रूलिंग क्लास है वो इसका इस्तेमाल करता है एज अ टूल, ताकि रूल कर पाए दूसरों के ऊपर। शासक वर्ग जो है वो इसका इस्तेमाल आ, एक उपकरण के तौर पे करता है ताकि वो शासन कर पाए। तीसरा क्या है? जो कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी उसमें लॉ नहीं होगा, यानी कि जो साम्यवादी समाज होगा उसमें लॉ खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने कम्युनिज्म किया है, साम्यवाद किया है। ठीक, आज के लिए इतना ही। फिर आप जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। प्लस मैं एक चीज इन्फॉर्म कर दूं आपको कि नोट्स आपकी अपलोड हो जाती हैं डेली बेसिस पे। अगर किसी को नोट्स डाउनलोड करने में कोई दिक्कत हो रही है तो अभी बता सकता है। ठीक, या उनको नहीं मिल रही है नोट्स, क्योंकि डेली आपको नोट्स अपलोड कर दिया जाता है। आज ही मैंने 3 क्लासेस की नोट्स अपलोड कर दिया है। सो आप लोग जाके देख लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको प्रिंट करने में, डाउनलोड करने में या पढ़ने में, तो आप बता सकते हैं मुझको। बाकी इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका है तो अभी कर सकते हैं। कमोडिफिकेशन कहते हैं किसी भी चीज को आप इस तरह समझने लगे, एक कमोडिटी के तौर पे समझने लगे। जैसे एक पेन है, एक पेन क्या है? एक कमोडिटी है, इसको बेचा या खरीदा जा सकता है ना? एक पेन है, उसको बेचा या खरीदा जा सकता है, तो ये क्या है? कमोडिटी है। तो इसी तरह हम क्या कर रहे हैं? लेबर को भी कमोडिफाई कर दे रहे हैं। यानी कि लेबर क्या है? एक इंसान है ना, वो काम कर रहा है, उसकी एबिलिटी है काम करने की, तो उसकी काम को भी, उसकी काम करने की क्षमता जो है उसको भी बेचा और खरीदा जा रहा है मार्केट में। ठीक, जो लेबर है वो बेच रहा है उसको, और जो कैपिटलिस्ट है या जो मतलब ओनर है, जिनके पास ओनरशिप है, वो उसको खरीद रहे हैं पैसा देकर। पूरा दिन काम करना है आपको, 300 रुपए मिलेंगे, ये क्या है? उसके लेबर को हम खरीद रहे हैं। ठीक, तो इसी को कमोडिफिकेशन कहा जाता है। सिंपल वर्ड में यही है। ठीक, किसी भी चीज को अगर आप इस बेसिस पे देखते हैं, जैसे अगर कमोडिफिकेशन ऑफ रिलीजन भी हो गया है, ठीक, या रिलीजियस रिचुअल भी हो गया है, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं उसमें कमोडिफिकेशन। किसी भी चीज को आप इस फॉर्म में देखने लगे कि वो चीज बेची या खरीदी जा सकती है, उसी को कमोडिफिकेशन कहा जाता है। एनी अदर क्वेश्चन?
नहीं है कोई क्वेश्चन, ठीक है फिर लीव करते हैं क्लास। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।